1979 अमेरिका और सोवियत संघ का शीत युद्ध अपने चरम पर था। यह वो दौर था जब ये दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ये दोनों ही देश इस क्षय और मात के खेल में लगातार मानवीय मूल्यों को नष्ट कर रहे थे। इसी साल अफगानिस्तान की सीमाओं में घुसी रूस की सेना अपनी राजनीतिक मंशा लेकर के पूरे दुनिया में साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म का विस्तार हो, ये रूस चाहता था और इसी के चलते अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उस पर फतेह करके अपना साम्यवाद लादना, यह उनके एजेंडे में था। लेकिन एशिया के खंड में रूस को इस तरह से अपने पैर पसारते हुए देख करके अमेरिका चुप नहीं बैठने वाला था। तो अमेरिका ने वही किया जो वो करने का आदी है, उसने अपने लिए मौका ढूंढा। इसी बीच रूस की सेना से दो दो हाथ करने के लिए कुछ अफगान के लड़ाके तैयार हो चुके थे, जिन्हें हम मुजाहिदीन कहते हैं। जो कुछ हथियार उपलब्ध थे उनसे ये मुजाहिदीन लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन घातक होने के बावजूद वे अकेले इस काबिल नहीं थे कि वो रूस को, इतनी बड़ी सेना को हरा सके। इसी को अमेरिका ने अपने लिए एक मौके के रूप में देखा और धीरे धीरे करके अमेरिका ने इन मुजाहिदीन सिपाहियों को समर्थन देना शुरू किया। हथियार या फिर रुपया, इनको मुहैया कराना अब अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारी समझा रूस को पीछे हटाने के लिए। इस समय अमेरिका की जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसने खुले तौर पर ऑपरेशन साइक्लोन की शुरुआत की ताकि रूस की सेना को अफगानिस्तान से खदेड़ा जा सके। इस मुजाहिदीन विचारधारा को समर्थन देने वाला अमेरिका उस वक्त ये खुद भी नहीं जानता था कि आने वाले कल में ये विचारधारा क्या करने वाली थी। उन्नीस यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने मुजाहिदीन नेताओं से मुलाकात की व्हाइट हाउस पे, यानी कि राष्ट्रपति आवास पर। यह अंतरराष्ट्रीय तौर पर एक बड़ा ऐलान था और बड़ी चुनौती थी रूस को। इतना ही नहीं, दूर संचार माध्यमों का यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम्स का इस्तेमाल करके, न्यूज एजेंसियों का इस्तेमाल करके, रेडियो और यहां तक कि हॉलीवुड फिल्मों का भी इस्तेमाल करके अमेरिकी सरकार ने पूरे दुनिया में ये स्पष्ट रूप से जता दिया कि वो मुजाहिदीन नेताओं के साथ खड़े हैं। 1986 आते आते अब सोवियत संघ बैकफुट पर था। अमेरिका से प्राप्त हुए पैसे और हथियारों के साथ मुजाहिदीन सिपाही लगातार लड़ रहे थे और साथ ही साथ उनका समर्थन कर रहे थे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। यह बात स्पष्ट थी कि रूस की सेना उतने लंबे समय तक अब अफगानिस्तान में अपनी नहीं चला सकेगी, और यही हुआ। उन्नीस आते आते अब सोवियत संघ राजनीतिक तौर पर बेहद कमजोर पड़ चुका था। सोवियत संघ के समर्थन से राष्ट्रपति बने मोहम्मद नजीबुल्लाह भी अब तक अपनी कुर्सी खो चुके थे। मुजाहिदीन नेताओं का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा था
और उन्होंने मोहम्मद नजीबुल्लाह को नज़रबंद कर दिया अफगानिस्तान के ही संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में, यानी कि यूएनओ के ऑफिस में। लगातार शहरों को जीतते जीतते मुजाहिदीन नेता पहुंचे काबुल, और आखिर में वही हुआ जो हम आज देख रहे हैं। मुजाहिदीन लड़ाके काबुल को जीतने में कामयाब हुए। रूस बाहर हो चुका था, मोहम्मद नजीबुल्लाह अब नजरबंद थे और पूरे देश में मुजाहिदीनों का राज था। ये आने वाले आतंक की शुरुआत थी। सोवियत संघ के बाहर हो जाने के बाद ये लग रहा था कि अब अफगानिस्तान में शांति बहाल होगी, लेकिन ये हो नहीं पाया। अब देश के भीतर एक गृह युद्ध छिड़ने लग गया था, यानी कि मुजाहिदीन गुटों के नेता आपस में ही लड़ने लग गए थे। आपसी रंजिशें और मनमुटाव इस हद तक बढ़ गए कि इन गुटों के नेता एक दूसरे के ही खून के पैसे बन गए। आने वाले 4 साल यानी कि 1992 से लेकर के 1996 तक अफगानिस्तान फिर एक बार जल रहा था। इस बार लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं थी, कोई रूस या अमेरिका से नहीं थी। इस बार लड़ाई थी उन्हीं के मुजाहिदी नेताओं की आपस में। इसी बीच आता है 1994। ये वो साल था जब मुल्ला मोहम्मद ओमर अपने कुछ छात्रों के साथ बनाता है तालिबान। तालिब का अर्थ होता है छात्र, तो नाम से ही समझ में आता है कि ये जो संगठन बनाया गया मुल्ला मोहम्मद ओमर के द्वारा, इसका सबसे मुख्य लक्ष्य था इस्लामिक कानून छात्रों के द्वारा पूरे अफगानिस्तान में लागू करना। अपनी योजना के तहत उसने और उसके सहयोगियों ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को तालिबान में शामिल करना शुरू किया, और कुछ ही महीने बीते होंगे कि करीब 15,000 से ज़्यादा छात्र तालिबान में शामिल हो चुके थे। अभी भी अफगानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था, और न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो इस गृह युद्ध के चलते करीब 50,000 या उससे ज़्यादा अफगानी लोगों ने अपनी जान गंवाई। काबुल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, लेकिन आने वाला समय और कठिन होने वाला था, क्योंकि दक्षिणी कंधार में जन्मे तालिबान ने अभी सिर्फ अपना सर उठाना शुरू किया था। लगातार जल रहे अफगानिस्तान को कहीं से राहत नहीं मिल रही थी। यहां पर तालिबान ने खेला अपना राजनीतिक दांव। उस समय की भ्रष्ट और नाकामयाब सरकारों के उस फेलियर के चलते वहां के लोग किसी भी तरह से शांति चाहते थे। तालिबान ने अफगान के स्थानिक लोगों को कई सारे वादे किए, भ्रष्टाचार से मुक्ति और विकास के रास्ते पर लेके जाने के कई सारे सपने दिखाए, और आखिर में यह हुआ कि अफगानिस्तान के लोग उस समय उनका समर्थन करने लगे। 1996 अब अफगानिस्तान तालिबान के नियंत्रण में आता जा रहा था। यह वो दौर था जब तालिबान की ताकत लगातार बढ़ रही थी, और अपने जितने भी चैलेंजेस थे, जितनी भी चुनौतियां थी, उन संगठनों को पीछे छोड़ते हुए अब तालिबान आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान पर राज करने जा रहा था। लेकिन
अपने वादों के विपरीत तालिबान ने जो किया वो बेहद डरावना था। धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर कर चुका था और जो कोई भी तालिबान के रास्ते में आ रहा था उसे बंदूक से और हथियारों से चुप कराया जा रहा था। अफगान की जनता को जो सपने दिखाए गए थे वे केवल झूठे थे और तालिबान का सच बेहद डरावना और खौफनाक था। कट्टर इस्लामिक नियमों को और केवल शरिया कानून को मानना और किसी संविधान को नहीं मानना, ये तालिबान की खासियत थी। तालिबान की बर्बरता का सबसे बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान को तब देखने को मिला जब पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह को संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय से उठा करके बेहद क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया गया और उनके शव को एक सिग्नल पर रास्ते के बीच में टांग दिया गया। अब अफगानिस्तान आतंक के कब्जे में था। गौरतलब है कि इस समय अफगानिस्तान की इस सरकार को यानी कि तालिबान शासन को कोई भी देश मान्यता देने को तैयार नहीं था, कोई उन्हें सरकार के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था, केवल 3 देश छोड़ करके। वो 3 देश थे यूएई, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसे शासन को देख रहा था जो केवल बंदूक के दम पर राज करना चाहता था। आम आदमी की आवाज कुचली जा रही थी। सिनेमा, खेल, मनोरंजन, टीवी, सब पर पाबंदी लग गई थी। नियम न मानने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई होती थी वो भी चौराहों और लोगों के सामने होती थी। सार्वजनिक स्थानों में गोली मार देना या फिर अंग भंग कर देना इस सरकार का एक काम करने का तरीका था। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। लेकिन साल 2001 में यह कहानी पूरी तरह से बदलने वाली थी। जिस अमेरिका ने इस जिन को बोतल से निकाला था, वही अमेरिका इस तालिबानी शासन का सबसे बड़ा शत्रु बनने वाला।